हम बिलिंग, मेडिकल बिलिंग के बारे में देखेंगे कि मेडिकल, आप उस वाली शेड पे आ जाओ ताकि आपको स्क्रीन नजर आए। वो मैंने आपके लिए रखी है, सोफे से नहीं नजर आएगा। ठीक है। मेडिकल बिलिंग क्या है कि रेवेन्यू, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो रेवेन्यू पे चल रही है। ठीक है। प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब हम लोग जो मेडिकल बिलिंग, जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो रेवेन्यू को मैनेज कर रही है डॉक्टर की। ठीक है। डॉक्टर कौन है, यूएस में डॉक्टर जो भी काम कर रहे हैं उनके रेवेन्यू को मैनेज कर रहे हैं। उनके रेवेन्यू को मैनेज कैसे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, कि जितनी भी यूएस के प्रोवाइडर्स हैं, हम डॉक्टर्स को प्रोवाइडर का वर्ड उनके लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम यूके में उनको जनरल फिजिशियन कहते हैं, जीपीएस कहते हैं ना डॉक्टर्स को, वैसे वहां पे हम ज्यादा प्रोवाइडर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जब भी किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो यूएस में मोर देन 80% लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेकर बैठे हुए होते हैं। ठीक है। अब डायरेक्टली जो है वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को नहीं पे करता, अगर उसके पास इंश्योरेंस है तो उसकी इंश्योरेंस पे करती है। ठीक है। हम लोग बिलिंग कंपनीज क्या करती है कि जितने भी कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है, उन ट्रीटमेंट की डिटेल्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिस जो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। तब वो क्लेम जो हम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि ये हमारे चार्जेस हैं, ये सर्विस थी, उसके इतने इतने पैसे हैं, तो वो इंश्योरेंस उसको प्रोसेस करके पे करती है। ठीक है। हमने क्या करना होता है, बेसिकली रेवेन्यू साइकिल के अंदर हमने सारी चीजें डॉक्टर के चेकअप के बाद के जितने भी स्टेप्स हैं उसको पे कराने तक किसी भी बिलिंग कंपनी ने करना। ठीक है। ये समझ आया कुछ? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंश्योरेंसेस क्या बेसिकली, जैसे हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस वो होती है कि कैजुअलिटी की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में, मरने की सूरत में उसको पैसे मिलते हैं। जैसे हमारी स्टेट लाइफ यहाँ पे बहुत कॉमन है। ठीक है। इसके प्लान डिफरेंट लोगों ने पहले तो बहुत लिए होते थे, अभी तो बहुत सारी और इंश्योरेंसेस आ गई। उसी तरह से क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंसेस होती है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है हेल्थ इंश्योरेंसेस बहुत सारी, जो हमारी हेल्थ कवरेजेस दे रही है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है डिफरेंट तरह की कवरेजेस देती है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी ओपीडीज की कवरेजेस होती हैं, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होने की कवरेजेस होती हैं, सर्जरीज की होती हैं, आपके मेंटल हेल्थ यानी साइकोलॉजी की कवरेजेस होती हैं, कार्डियोलॉजी की कवरेजेस। ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो उसको कौन सी बीमारी है, वो उसके तहत क्या करेगा, ट्रीटमेंट लेगा। अपना प्लान वही लेगा जो उसे पता है कि उसको वो वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने कैटेगराइज किया इंश्योरेंसेस को, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंसेस। ठीक है। हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस के साथ, क्योंकि हम डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं। और डॉक्टर की कौन सी इंश्योरेंस, डेफिनेटली वो देख रहा है हेल्थ से रेलिवेंट चीजें देख रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है यूएस में हजारों हेल्थ इंश्योरेंसेस काम कर रही है। ठीक है। उनमें से जो है उनको कैटेगराइज उसने कैसे किया है, दो तरह से, एक जो गवर्नमेंट की अपनी इंश्योरेंसेस हैं और एक जो प्राइवेट। ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस होती हैं उनको हम कहते हैं फेडरल पेयर्स, या ठीक है। फेडरल, फेडरल का मतलब ही हो ना, हम जैसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल कैपिटल है, तो मतलब फेडरल का मतलब कुछ गवर्नमेंट से रेलिवेंट हो गया। ठीक है। और कमर्शियल पेयर्स या प्राइवेट पेयर वो हैं जो कमर्शियली, जो प्राइवेटली काम करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के चार बड़े पेयर्स काम कर रहे हैं यूएस के अंदर। मेडिकेयर है, मेडिकेयर सबसे ज्यादा लोगों के पास है। मेडिकेयर के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है, कौन लोग इसको ले सकते हैं, जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा हो। ठीक है। जो लोग डिसेबल हो, या जो टर्मिनल इल है, टर्मिनल इल वो होते हैं जो एंड स्टेज पे हैं, जो कि जिनका ट्रीटमेंट तो मुमकिन नहीं है, बस उनकी केयर करनी चाहिए। मतलब जैसे कि किसी को डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस ऐसा है, मतलब डायलिसिस से लोग ठीक भी हो जाते हैं नॉर्मली, लेकिन डायलिसिस ऐसा है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर ने इसका जवाब, जो हम कहते थे ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये अब मजीद ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। ये लोग जो है क्या है, मेडिकेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर मेडिकेड है, जितने भी लो इनकम लोग होते हैं वो मेडिकेड के लिए होते हैं एलिजिबल। ठीक है। लो इनकम का मतलब होता है, बिजनेस या इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है किसी ने, हर कंट्री का जो है एक पॉवर्टी लाइन होती है। ठीक है। उसका एवरेज पर कैपिटा इनकम होती है कि पूरे साल के अंदर उसको कितना एटलीस्ट कमाएगा, तो वो जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। उससे ज्यादा कमा लिया, उससे कम अगर उसकी पर ईयर इनकम है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे। अब जो कोई लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, या लो इनकम लोग हैं, या गरीब लोग हैं, उनके लिए मेडिकेड है। ठीक है।
मेडिकेयर पूरे यूएस की तमाम 50 स्टेट में एक ही तरह से काम करती है, उसके एक ही तरह के रूल होते हैं, लेकिन मेडिकेड के रूल जो है स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में मेडिकेड के लिए डिफरेंट रूल्स होंगे। ट्राई केयर है, ट्राई केयर जो है मिलिट्री के लिए, ठीक है, जितने भी यूएस के फौजी हैं उनके लिए, उनके घरानों के लिए वो है। और फिर रेल रोड मेडिकेयर है, रेल रोड जो है वो रेल रोड रेलवे वालों के लिए और पुलिस वालों के लिए, ठीक है। ये समझ आई? या आप अपने माइक को ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम मेडिकेयर, चूंकि मैंने आपको बताया कि मेडिकेयर जो है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पेयर है, तो मेडिकेयर में भी क्या होता है, मेडिकेयर के आगे पार्ट की डिवीजन है, ठीक है। उसमें पार्ट ए, बी, सी और डी डिफरेंट पार्ट। जब हम कार्ड लेते हैं मेडिकेयर का, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कार्ड, मेडिकेयर के कार्ड में वहां पे लिखे हुए हैं डिफरेंट पार्ट डिफरेंट चीजों को कवर करने। उसका पार्ट ए जो है वो इन पेशेंट को कवर कर रहा है। इन पेशेंट का मतलब होता है कि जो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, 24 आवर्स से ज्यादा उन्होंने हॉस्पिटल में स्टे किया है, वो इन पेशेंट है, ठीक है। आउट पेशेंट पार्ट बी में होता है, यानी जो लोग ओपीडी लेके सर्विसेज लेके चले गए, उनके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं मेडिकल कवरेज का। ऑल्दो के हॉस्पिटल में मेडिकल ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी यूज करें। हॉस्पिटल कवरेजेस और मेडिकल कवरेजेस दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। जो आउट पेशेंट है, जो 24 आवर्स के पहले ही उन्होंने ओपीडी में सर्विसेज ली और घर चले गए, वो क्या है, आउट पेशेंट है, पार्ट बी में कवर होते हैं। पार्ट सी में क्या होता है, मेडिकेयर के डिफरेंट प्लान्स हैं जो मैनेज केयर प्लान्स कहलाते हैं, जो कि डिफरेंट कमर्शियल इंश्योरेंस मेडिकेयर के बिहाफ में पे करती है। वो आगे जाके हम मैनेज केयर को डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली पार्ट सी कहती क्या है। और पार्ट डी के अंदर हमारी फार्मेसी है, ठीक है। ये इसलिए चीजें पता होनी चाहिए कि जब हम लोग कभी भी कोई इंश्योरेंस देखते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं एलिजिबिलिटी, जब भी कोई सर्विसेज पेशेंट लेने आता है ना, तो हम देखते हैं कि क्या वो सर्विसेज उसकी कार्ड के अंदर थी जो लेने आ रहा है। तो हमें उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होगा, तो हमें पता चलेगा कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या मेडिकेयर उसको ये वाली सर्विसेज दे रही थी या उसके लिए एक्टिव है। क्योंकि मेडिकेयर में ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स में एक टाइम में हो सकता है कि एक पार्ट के लिए एक्टिव हो और दूसरे के लिए ना एक्टिव हो, ठीक है। इन सारे पार्ट्स के लिए जो है डिफरेंट तरह के प्रीमियम्स हैं, डिफरेंट तरह की चीजें हैं, ठीक है। जी, हाँ जी।
अच्छा, पार्ट ए, बी, सी और डी समझ आई मेडिकेयर की? शुरू में ठीक है। अब हम आते हैं कमर्शियल पेयर, जो हमने कहा कमर्शियल पेयर्स हैं प्राइवेट जितने भी इंश्योरेंसेस काम कर रही है। प्राइवेट थाउजेंड ऑफ इंश्योरेंसेस काम कर रही है, यूनाइटेड हेल्थ केयर है, एटना है, सिग्ना है, मुलेना है, पता नहीं कितनी सारी इंश्योरेंसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंश्योरेंसेस हैं जो काम कर रही है यूएस में। अब हम लोग आते हैं कि बेसिकली मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के ऊपर आते हैं, जो असली हमारा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पता अगर होगा तो हम ज्यादा अच्छी तरह से जब उन चीजों से गुजरेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टार्ट कैसे हो रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। बंदा गया डॉक्टर के ऑफिस में, ठीक है, उसने क्या किया, फॉर्म फिल किया जहाँ पे उसने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, नाम, डेट ऑफ बर्थ दिया, अपना एड्रेस दिया, फोन नंबर, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें दी। वो डेमोग्राफिक हो गया उसका रजिस्ट्रेशन। पहले तो उसने रजिस्टर किया ना, ये बंदा है, उसकी अपॉइंटमेंट होगी, ये सारी चीजें। उसके बाद उसने अपना डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद क्या हो, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन है। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो भी डॉक्टर के ऑफिस में फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा हुआ है वो इंश्योरेंस कार्ड देख के चेक करेगा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए डिफरेंट पोर्टल्स को यूज किया जाता है। इंश्योरेंस के अपने पोर्टल होते हैं, वहां पे हम इंश्योरेंस कार्ड नंबर, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो बताता है कि ये पेशेंट इन सर्विसेज के लिए अभी ले सकता है ये सर्विसेज। कार्ड के ऊपर तो सर्विसेज सारी नहीं लिखी हुई होती ना, जब हम उसकी चेक करते हैं पोर्टल पे एलिजिबिलिटी तो वो सर्विसेज सारी डिटेल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होती है। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी उसकी रिपोर्ट्स है, हिस्ट्री वगैरह है, ये सारी चीजें लेके उसके बाद मेडिकल कोडिंग होती है। अब मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कोडिंग का मतलब क्या हुआ, बंदा गया, डॉक्टर ने पूछा कि क्या बीमारी है तुम्हें, उसने अपनी बीमारी बताई कि मुझे ये बीमारियां हैं। फिर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया। जितनी वो बीमारियां थी उसकी, जिन बीमारियों की वजह से आया था, किसी एक्सीडेंट की वजह से, जो भी चीज कंप्लेन थी जिसकी वजह से वो आया था, वो सारी उसकी क्या होगी, उसकी डायग्नोस्टिक कोड्स थे, ठीक है, आईसीडीज कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हैं हम उन्हें। और जो प्रोसीजर उस पर होगा उसको सीपीटीज कहते हैं, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। आगे हमने स्लाइड्स रखी हुई है इनको डिटेल में पढ़ने के लिए ताकि ये टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर ऑफिस चेक करके वो जो उसका बिल होता है वो बिलिंग कंपनी को भेज देता है। वो भेजने का डिफरेंट तरीके हैं, वो स्कैन करके डिफरेंट मीडियम से भेज सकता है, ई ब्रिज होता है, एफटीपीस होते हैं, ये ऐसे मीडियम से जो डॉक्टर यूज करते हैं, सिक्योर मीडियम से। यूजर एंड पासवर्ड से लॉगिन होते हैं और वहां पे वो अटैच कर देता है फाइल, तो कोई भी लिंक कंपनी ले लेती है जो भी इसके लिए काम कर रही है। उसके बाद ये होता है, या फिर वो ईएचआर के थ्रू करता है, ईएचआर भी इसी तरह से होता है, डिफरेंट ईएचआर है जहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा है। इंटरफेस बने हो सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर उसने यूज किया है, सॉफ्टवेयर से डाटा ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, ठीक है, सारी एंट्रीज जो है सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं। हमारी जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उनको पीएमएस कहते हैं, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा एंटर कर रहे हैं, क्लेम एंटर करेंगे, डेमोग्राफिक एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो भी बिलर है उसको रिसीव करता है अपनी फाइल को, और क्या कहता है कि डेमोग्राफिक अगर आया है तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको एंटर करेगा, डेमोग्राफिक को बिल अपना क्रिएट करेगा, बिल को सबमिट कराएगा। बिल अगर पे हो जाएगा तो उसकी पेमेंट पोस्ट करेगा, अगर वो पे नहीं होगा तो उसकी डिनाइल के किस रीजन से वो नहीं पे हुआ हुआ, उस रीजन को डिनाइल्स कहते हैं। डिनाइल के रीजन को देखेगा और क्या करेगा, उस पर काम करके उसको पे कराएगा, ठीक है। इसको साइकिल को अगर हम इस तरह से करें तो वो कह रहे हैं कि बिलिंग साइकिल में नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट लेके आए तो अपॉइंटमेंट होता है। हम बिलिंग साइकिल में कहते हैं कि अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन हम रेवेन्यू साइकिल की जब बात करते हैं ना, रेवेन्यू का मतलब होता है कि जहां से पैसे बनने वाला अमल शुरू हुआ, ठीक है। रेवेन्यू साइकिल में हमेशा एलिजिबिलिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि जब इमरजेंसीज होती हैं तो अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि रेवेन्यू साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम अपॉइंटमेंट से कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। हमारा रेवेन्यू साइकिल हमेशा शुरू होता है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी जो इंश्योरेंस है उसकी कवरेजेस देख रहे हैं हम, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारी क्या हो गया, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, वही जो हमारा डॉक्टर के साथ प्रोसीजर हो रहा है, आईसीडी सीपीडी
सारे आ रहे हैं, मेडिकल कोडिंग हो गई, उसके बाद चार्ज एंट्री का मतलब बिल हमने जो सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर किया, हमने उसे सबमिट कराया। क्लेम में अगर कोई मसला था तो हमारी इंश्योरेंस और हमारी बिलिंग कंपनी के दरम्यान में एक क्लियरिंग हाउस होता है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है क्लेम्स को कि सही क्लेम आगे जाए और जो सही क्लेम नहीं है वापस पीछे जाए, बिलिंग कंपनी उसे ठीक करके भेजे। ठीक है, इंटरमीडिएट बॉडी है वो। ठीक है, क्लियरिंग हाउस क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर लेती है। क्लियरिंग हाउस के बाद इंश्योरेंस भी रिजेक्ट कर देती है क्लेम के अंदर, अगर बेसिकली आपके डेमोग्राफिक लेवल पे कोई ऐसा एरर रहा। ठीक है, वो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जैसे हमारे फॉर्म हमने गलत फिल किए होते हैं तो फॉर्म फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होते ना, रिजेक्ट हो जाते हैं, डिसरिगार्ड हो जाते हैं। वही बात है यस। कि उसी तरह से क्या है, हमारे क्लेम्स की रिजेक्शन हो जाती हैं। अगर क्लेम सही है तो वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बाद पे हो जाते हैं, तो हमारे पास पेमेंट्स आती हैं, हम पेमेंट्स को पोस्ट करते हैं। अगर तो टोटल क्लेम पे हो जाए तो टोटल पेमेंट पोस्ट कर लेते हैं। अगर पेशेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में रही हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल कर देते हैं, वरना पेशेंट को बिल कर देते हैं। क्लेम डिनाई हो जाए तो डिनाइल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, इनकी अपील्स कराते हैं। अगर एक्स्ट्रा पे हो जाए तो रिफंड कराते हैं। बेसिकली ये हमारा प्रोसेस होता है सारा रेवेन्यू। अब कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे, ये शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप ये मुश्किल नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, मैं मुझे आसान लग रहा है। आसान लग रहा है, अच्छी बात है फिर तो। यस, क्योंकि इन चीजों को मुझे सारा पता है। सही, फिर तो अच्छा है ना। यस। ठीक है, अब मेडिकल बिलिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज हम कॉमन यूज करते हैं, कोपे, को इंश्योरेंस, डिटेक्टेबल। ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये चीजें जो पेशेंट को पे करनी है। हमने कहा ना कि रेवेन्यू साइकिल कहाँ पे एंड हुआ, कि अगर पेशेंट की सेकेंडरी इंश्योरेंस थी तो सेकेंडरी को हमने बिल कर दिया पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अगर नहीं थी तो हमने पेशेंट को बिल कर दिया। अब पेशेंट को हमने किन चीजों के लिए बिल करना है, कोपे। कोपे बेसिकली एक स्मॉल अमाउंट होती है जो हर दफा के विजिट के ऊपर पेशेंट पे करता है डॉक्टर को। ठीक है, टोकन फीस उसको कहते हैं, या हम उसको पर्ची फीस भी कहते हैं, छोटी सी होती है, $20 है, $25 है, $30 है, ऐसी वाली। ठीक है, तो हर दफा आता है तो पे कर लेता है, अगर पे ना करे तो ओ करके चला जाता है। ओ करना का मतलब होता है कि उसने उधारी कर ली, कहता है कि मैं बाद में पे कर लूंगा, फिर जब क्लेम पे होके आएगा तो मुझे बिल पे इतना मैं पे कर लूंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि $20 के लिए या $50 के लिए भी वो करके चला जाता है। वो इंश्योरेंस वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस प्रोसेस करने के बाद कुछ जैसे 80% इंश्योरेंस ने पे कर दी तो 20% रख ली पेशेंट की बकेट में। सेकेंडरी इंश्योरेंस थी तो उसे बिल कर दिया, वरना तो पेशेंट को बिल कर दिया। डिटेक्टेबल एक ऐसी अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस जब ले लिए पेशेंट ने, लेकिन इंश्योरेंस ने पे करना शुरू नहीं किया, उससे पहले पेशेंट ने कुछ अमाउंट पे करनी होती है। ठीक है, वो $100 भी हो सकती है, $200 भी हो सकती है, $500 भी होती है। उसने किससे को करनी है, पेशेंट को पे, पेशेंट ने डॉक्टर को पे करनी है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट साल के शुरू में करनी होती है उसने पे, और उसके बाद जब वो मतलब 500 की अमाउंट थी उसकी डिटेक्टेबल की, वो उसने पे कर ली एक दफा डॉक्टर को, उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करी। ठीक है, तो ये भी क्या है, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साल के शुरू में जनवरी फरवरी में जब पेशेंट शुरू में आ रहा है तो वो ज्यादातर उसकी क्लेम जो है डिटेक्टेबल में कवर होते हैं, वो पेशेंट खुद पे करता है। ठीक है, उसके अलावा हम बिल्ड अमाउंट, अलाउड अमाउंट ऑफ क्लेम, एजुडिकेशन, ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। बिल अमाउंट का मतलब है कोई भी प्रोसीजर जो परफॉर्म किया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, उस प्रोसीजर के कितने पैसे थे। ठीक है, सिंपल इनकाउंटर किया, जैसे हम बैठे 15 मिनट डिस्कशन हुई है तो हमारा सिंपल जो एक ऑफिस विजिट जा रहा है उसके पैसे कितने होंगे, इंजेक्शन लगाया उसके पैसे कितने होंगे, ड्रिप लगा दी उसके कैसे पैसे होंगे, ये बिल्ड अमाउंट है। एक एक चार्ज की एक एक सीपीटी की बिल्ड अमाउंट है। अलाउड अमाउंट ये होती है कि उस बिल अमाउंट के बदले में इंश्योरेंस मैक्सिमम कितना पे करेगी, इंश्योरेंस करेगी, या टोटल पे कितना होना है। बेशक उसमें इंश्योरेंस का पोर्शन होगा, कुछ पेशेंट का पोर्शन होगा, समटाइम्स ये इंश्योरेंस पूरा पे करेगी, वो अलाउड अमाउंट है। अलाउड अमाउंट तब होती है कि डॉक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इंश्योरेंस के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, डॉक्टर जब इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तब वो बताता है कि किस सीपीटी का, किस किस सर्विसेज के कितने मैक्सिमम वो चार्ज वो उसको इंश्योरेंस से पे करेगी, तो वो अलाउड अमाउंट होती है। क्लेम एजुडिकेशन का मतलब होता है क्लेम प्रोसेस होना। ठीक है, एजुडिकेशन सिस्टम में एंटर होने का मतलब होता है कि प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एजुडिकेशन का वर्ड यूज करते हैं हम। फिर ईओबी ईआरए का वर्ड यूज करते हैं। ईओबी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट होती है। अ, जैसे कि कोई भी पेमेंट्स आती है तो वो जो पेमेंट्स की डिटेल है उनके अंदर ये लिखा होता है ना, किस सर्विस के कितने पैसे, किस सर्विस के कितने पैसे, तो ईओबी में ये चीजें आती है। और वो अगर डिजिटली आ जाए, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली ये चीजें आ जाए, तो वो ईआरएस होते हैं। ठीक है,
ये जो है हमारा हल्का सा हमने ओवरव्यू किया रेवेन्यू साइकिल का। अब हम थोड़ा सा डिटेल में ये तो हमने ना एक एक सरसरी सी नजर थी हमारी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में अगर बिलिंग फ्लो चार्ट को देखें, इन्हीं चीजों को जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं चीजों को हमने मजीद एक्सप्लेनेशन कर दी। पहले तो हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे रहे थे कि बेसिकली क्या है, अब हम डिफरेंट चीजों को बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। मैम, हाँ जी, ये डेमोग्राफर्स किसे कहते हैं? क्या हुआ? डेमोग्राफिक का क्या हुआ? डेमोग्राफर्स किसे कहते हैं? डेमोग्राफिक जहाँ पे पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ठीक है। यस। पेशेंट की जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फोन नंबर, एड्रेस हो गया, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन होगी, वो डेमोग्राफिक होता है, ठीक है। उसको हम फेस शीट भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं, वो उसको डिफरेंट नामों से हम पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन होता बेसिकली ठीक। उसकी इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू साइकिल में अपॉइंटमेंट अगर ली तो अपॉइंटमेंट कैसे लेगा, फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकता है, ऑनलाइन वेब के जरिए ले सकता है। अगर आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक का कोई वेब पोर्टल बना हुआ है तो वहां पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ना। हमारे भी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे जैसे अली मेडिकल है, इस तरह के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे हमारे ये होते हैं फोन, इनके एप्स होते हैं ना डिफरेंट। किसी को आइडिया हो, सेहत कहानी का एक ऐप है, हम लोग यूज करते हैं, ये पाकिस्तान में हम लोग यूज करते हैं टेली हेल्थ के लिए, सेहत कहानी का एक ऐप। अच्छा, ऐप ऐप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं। सेहत कहानी में ये होता है टेली हेल्थ है, हमारी में बीमार होना अगर, तो जैसे कोविड था तो हम क्या करते थे कि हम जाते नहीं थे कहीं बाहर, अभी भी है टेली हेल्थ, ये कवरेजेस है पाकिस्तान में। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को वीडियो कॉल करते हैं, वहां से लेके हमें बता रही होती है, वहां से प्रिस्क्राइब करती है मेडिसिन को, ठीक है। तो ऐप ऐप है, वो ऐप के थ्रू हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि डिफरेंट डॉक्टर्स के अपने एप्स होते हैं, उन वहां पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर ऑफिस में गया पेशेंट, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ था कि एलिजिबिलिटी उसकी वेरीफाई होती है कि सर्विसेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब दो चीजें एडिशनल और बता रही हूँ कि क्या होती है। अगर तो किसी स्पेशलिस्ट के पास गया है पेशेंट, तो वो क्या करेगा कि किसी भी, पहले उसने डॉक्टर को चेक कराया, उसने स्पेशलिस्ट को रेफर किया होगा ना, रैंडम तो हम स्पेशलिस्ट के पास नहीं उसके जाते ना, कभी भी हमारा कोई भी जनरल फिजिशियन हमें रेफर करता है तो रेफरल चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। अब यूएस में ये होता है कि यूएस में मोस्टली जो लोग होते हैं उनका एक प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है, पहले उसके पास जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पैनल के डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, हम किसी किसी जगह पे काम कर रहे हैं या कहीं पे एम्प्लॉय हैं, या हमारे फादर कहीं पे एम्प्लॉय हैं, तो हमारे पैनल का हॉस्पिटल या डॉक्टर होगा, पहले हम उधर जाएंगे, उसके बाद वो हमें रेफर करेगा। उसी तरह से यूएस में क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स के पीसीपीस होते हैं, पीसीपी रेफर करते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पेशलिस्ट के पास आया, आपने माइक्स को प्लीज बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्शन आ रही है। फिर वो रेफरल लेके जाते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो रेफरल लेके गया। उसके बाद है प्रायर अथराइजेशन, एक और टेक्नोलॉजी यूज है। प्रायर अथराइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही है या बड़ी सर्विस परफॉर्म होने जा रही है पेशेंट के ऊपर, तो डॉक्टर ऑफिस में पेशेंट आया, डॉक्टर ने क्या किया, उसकी इंश्योरेंस को कॉल करके कही कि मैं ये सर्विस परफॉर्म करने जा रही हूँ, तो आप बताएं कि मुझे आप अथराइज कर रहे हैं इस सर्विस के लिए, मैं इस सर्विस को कर लूँ, आप मुझे पे करेंगे। फिर इंश्योरेंस क्या करती है, उनको अथराइज करती है, एक अथराइजेशन नंबर देती है, तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बड़ी सर्जरीज के लिए, बड़े बड़े प्रोसीजर्स के लिए, सर्जरीज के लिए। ये चीज समझ आई? यस। उसके बाद कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, फिर उसके बाद पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट का विजिट हुआ, डॉक्टर ऑफिस में आया, डेमोग्राफिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, वो पे हमने बताई है कि हर दफा विजिट के ऊपर जो पे करनी है, अगर उसने पे करनी है वहीं पे तो पेशेंट पे कर लेगा डॉक्टर के फ्रंट ऑफिस के अंदर, ठीक है। फिर डॉक्टर एग्जाम, डॉक्टर उसको चेक कर देगा, डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर्स होंगे, उनको बता दिया डायग्नोस्टिक क्या है, बीमारियां हैं, और प्रोसीजर उन बीमारियों का इलाज है, इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट किया है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आ जाएगी, किसी भी बिलिंग कंपनी को भेजेगा डॉक्टर डाटा, कैसे भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक भेजेगा, ईएचआर के थ्रू। सॉफ्टवेयर बताया था कि ईएचआर है इंटरफेस, यानी उसके सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आया, पेपर फॉर्म में आ गया। पेपर फॉर्म का मतलब कि उसने उसका बिल जो था उसने बनाया हुआ था, बीमारी शुमारी लिखी हुई थी टिक शिक करके उसने
हमें भेज दिया, ठीक है। और उसका भी डिफरेंट मीडियम से हमने बताया कि एफटीपी है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ब्रिज है, ये सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं। अहमद है ना? अच्छा पूछ, अच्छा सुपर बिल, सुपर बिल का मतलब वही है बिल जिसके ऊपर उसने बीमारी शिमारियां लिख के अपनी, डॉक्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखी है, हमें बीमारी वगैरह लिखी है, तो वो सुपर बिल है। हमारे पास आ गया, हमने क्या किया उस सुपर बिल को, हमने उस सुपर बिल को, मेरी मीटिंग बंद हो एक मिनट वेट करना, स्क्रीन मेरा शेयर होने से बंद हो गया। हाँ जी अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ स्क्रीन तो आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सुपर बिल हमारे पास आ गया, हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर किया और हमने क्या किया, क्लेम की सबमिशन करा दी। सबमिशन दो तरह की है, ठीक है। हम वही सारे प्रोसीजर को अब डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। सबमिशन क्या होती है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, ईडीआई हम उसको कहते हैं, सेटअप बना हुआ होता है। क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी क्लेम अगर, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है हमारे सॉफ्टवेयर से जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम कहीं प्रिंट नहीं निकाल रहे, इलेक्ट्रॉनिक जा रहे हैं, ठीक है। हमने जो सबमिट करवाया तो सबमिट हो गया। उसके लिए क्या होता है कि हर इंश्योरेंस का अपना एक पेयर आईडी लिखा हुआ होता है, इंश्योरेंस कार्ड पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उस आईडी, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर हुआ होता है, तो हम उस आईडी के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, डायरेक्ट सबमिशन होती है कि डायरेक्ट इंश्योरेंस को क्लेम चला गया है, और इनडायरेक्ट सबमिशन होती है कि आपका क्लियरिंग हाउस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फिल्टर करने के लिए क्लियरिंग हाउस से गुजर के जाए। पेपर सबमिशन भी होती है, कुछ ऐसे इंश्योरेंसेस हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक सेटअप नहीं बना होता, उनको अब भी प्रिंट करके पेपर उनको मेल करनी पड़ती है। मेल का मतलब ये हो कि पोस्ट ऑफिस पे उनकी पोस्टल एड्रेस के ऊपर जो है वो क्लेम्स भेजने पड़ते हैं, ठीक है। ज्यादातर वर्क फॉर्म की इंश्योरेंसेज होती हैं जो ड्यूरिंग वर्क जो आपकी इंजरीज हो रही हैं तो वो इस तरह से करती हैं। फिर अगर क्लेम चला गया, क्लियरिंग हाउस ने रिजेक्ट कर लिया, तो फर्स्ट लेवल रिजेक्शन है, मतलब क्लेम को में डेमोग्राफिक लेवल पे या बेसिक लेवल पे कोई एरर था, या उसने एक्सेप्ट करके आगे भेजा तो इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या हो गया, सेकंड लेवल रिजेक्शन हो गई। और डायरेक्ट रिजेक्शन वो हो गया कि डायरेक्टली गया था इंश्योरेंस के पास और उसने नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये रिजेक्शन है, रिजेक्शन वो क्लेम्स है जो इंश्योरेंस के पास नहीं जा रहे, इंश्योरेंस ने प्रोसेस में डाले ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, कंसीडर ही नहीं किया, वो क्लेम्स है। टर्मिनोलॉजी है रिजेक्शन के लिए, ठीक है। रिजेक्शन हमारे यहाँ मेडिकल बिलिंग में एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, और डिनाइल एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। फिर हमने क्या किया, क्लेम एक्सेप्ट हो गए तो पे हो गए, पे हो गए तो हमने पोस्ट कर दिए, पे हो गए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो ईआरएस आए हमारे सॉफ्टवेयर में आए, हमने वन क्लिक किया, एंटर हो गए वो। यूबीज आएंगे, यानी पेपर फॉर्म में जो है चेक गया था डॉक्टर के पास, उसने अपने बैंक में जमा कराया, वो कैश हो गया, उसने पेशेंट की डिटेल और चेक की डिटेल हमें दी और हमें मैनुअली उसे पोस्ट किया। नहीं अगर पे हुआ, क्लेम एक्सेप्ट हुआ, इंश्योरेंस ने देखा, कंसीडर किया और रीजंस देखे कि ये तो नहीं पे हो सकता, ये पहले भी पे हो चुका हुआ है, या डॉक्टर ने जो सर्विस दी है वो दे ही नहीं सकता था, या पेशेंट ने जो सर्विस दी है वो उसके प्लान में थी ही नहीं, ऐसी कोई भी रीजन है, या उसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट चाहिए उसको, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसी कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो क्या करेगा, वो डिनाई कर देगा, ठीक है। उसने एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया, लेकिन उसने रीजन के साथ बता दिया कि मैं इसको नहीं पे कर रहा क्योंकि इसमें ये रीजन है, ठीक है। हमने क्या करना है, वो रीजन देखना है, डिनाइल रीजन के साथ एडिशनल रिमार्क कोड लिखा हुआ होता है कि एक्चुअल में रीजन की एक्सप्लेनेशन जहाँ पे लिखी हुई होती है, उन रीजंस को देख के हम लोगों ने क्या करना होता है, डिनाइल के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेके क्लेम को रीसबमिट करा के क्या कराना होता है, पे कराना।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्लेम अगर फुली पे था तो फुली पोस्ट हो गया, क्लेम क्लोज हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं रहे ना, जितने पैसे थे पोस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर पार्शली मतलब ऐसे था कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के था, यानी उसे कोपे 20 भी छोड़ दी थी, 80% पे कर दिया, 20% पेशेंट के लिए छोड़ दिया, सेकेंडरी इंश्योरेंस थी तो सेकेंडरी को बिल कर दिया, नहीं तो हमने पेशेंट को बिल कर दिया, ठीक है। ये हमारा बेसिकली रेवेन्यू साइकिल स्टार्ट हुआ था एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से, एंड हुआ हमारा पेशेंट बिलिंग, ठीक है। उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, डेमोग्राफिक एंट्री। अब हमारा रोल रेवेन्यू साइकिल में बिलर का, बिलिंग कंपनी में काम करने वाले बिलर का क्या रोल है। अब बिलर का जरूरी नहीं है, डिफरेंट कंपनी वेरी कर रहा है रोल्स को, कैसे कि कोई कंपनी जो होती है पूरा रेवेन्यू साइकिल एक बंदे से कराती है, उसको एक अकाउंट दे दिया, वो सारा रेवेन्यू साइकिल देख रहा है। कुछ कंपनीज ने किया हुआ है कि अपने अपनी टीम्स बनाई है, चार्जेस टीम अलग है, पेमेंट्स टीम अलग है, एआर टीम अलग है, तो उनके अपने अपने रोल्स हैं। लेकिन सारे बिलर्स है ना, तो इसका मतलब है जो भी बिलर हैं वो सारी चीजें उनकी रोल्स में शामिल होती है, ठीक है। डेमोग्राफिक एंटर करता है, पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करता है, चार्ज कैप्चर करता है यानी बिल बनाता है, उसकी बिल कैसे बनाए, उसने आईसीडी सीपीडी डेट ऑफ सर्विसेज लिख के तो कर ली, पेमेंट आती है तो उसको पोस्ट करता है, डिनायल्स होते हैं तो उसको उन पे काम करता है। एआर फॉलोअप का मतलब होता है जितने आउटस्टैंडिंग क्लेम है, थोड़ा टाइम हो गया, मतलब मोर देन 30 या 60 डेज हो गए, तो हमने देखा भाई इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, ये पे नहीं हुए, तो हम उनको देखते हैं, फॉलोअप करते हैं उनको, देखते हैं कि भाई क्यों नहीं पे हुआ। तो उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं इंश्योरेंस के, कॉल उनके आईवीएस नंबर होते हैं, सिस्टम जनरेटेड वो कॉल्स होती है, हम करते हैं। जैसे हम लोग अपनी हेल्पलाइन में कॉल करते हैं फोन की, तो वो बोल रही होता है ये एक दबाएं, दो दबाएं, तो वो दो दबाएं, तीन दबाएं करके, तो जो जो हमें चीजें चाहिए होती हैं उनके बारे में बता रही होती है। तो आईवीआर बेसिकली वैसे सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है। फिर लाइव कॉल्स पे भी आ सकते हैं, अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होती है, जैसे कि हमने फोन के नुमाइंदे से बात करनी हो तो हम उसका वेट कर लेते हैं। अपील्स और कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि हमने रिकंसिडरेशन अगर किसी क्लेम की करानी है, दोबारा पे कराने के लिए हमने रिकंसिडरेशन तो अपील करते हैं हम। कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कोई भी लेटर जो इंश्योरेंस की तरफ से आए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा किसी क्लेम में तो इंश्योरेंस एक लेटर भेजेगी डॉक्टर के नाम पे, ठीक है, और डॉक्टर हमें भेज देगी वो, क्योंकि हम कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल। कम्युनिकेशन करना होता है हमें क्लाइंट और उसके स्टाफ को। क्लाइंट कौन है, हमारा डॉक्टर, उसके स्टाफ में जो फ्रंट ऑफिस फ्रंट डेस्क पे जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो चीजें हमें स्कैन वगैरह भेज रहा है उससे कम्युनिकेट करना होगा। कोई भी चीज कम होगी, ज्यादा होगी, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई स्कैन ब्लर है, तो हमने किसको बताना है, डॉक्टर ऑफिस में जो बंदा बैठा हमें, उसके लिए भी स्पेसिफिक है कि हमने ईमेल के थ्रू बताते हैं, या हमारे कोई केस जनरेट होते हैं, टिकट्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ठीक है। हमें एक चीज चाहिए, हम उन्हें बता रहे हैं ये चीज तूने भेजी, आदि है 20 बंदे की, ये भेज दो। अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, अपने डिपार्टमेंट जैसे कि हमारे डिफरेंट बिलिंग कंपनी, एक डिपार्टमेंट नहीं होता, सिर्फ बिलिंग का डिपार्टमेंट नहीं होता, उसका आईटी डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को देख रहे हैं ना, इंटरनेट को देख रहे हैं, इसमें कहीं भी मसला होगा तो हमारे आईटी डिपार्टमेंट को बताएंगे कि मसला हो रहा है भाई। क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट वो है जो इंश्योरेंस में डॉक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा है। अगर डॉक्टर का कोई क्लेम किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का नहीं पे हो रहा, तो हम अपने ईडीआई डिपार्टमेंट को अपने सॉरी क्रीडेंशियलिंग डिपार्टमेंट को बताएंगे। क्लाइंट रिलेशन डिपार्टमेंट वो है जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, पेशेंट्स के साथ पेशेंट हेल्प डेस्क कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, हमारा अगर उससे रेलिवेंट कोई काम है ना, जो हमें पेशेंट को कॉल करनी है, तो हम खुद नहीं करेंगे, हमारा पेशेंट हेल्प डेस्क करेगा, ठीक है, डॉक्टर के साथ डॉक्टर का जो डिपार्टमेंट है वो करेगा। तो हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी कम्युनिकेट करना हमारा काम होता है, कि हमारा कोई काम अगर फंसा हुआ है तो हम उन्हें कहेंगे भाई ये काम करके, तो हमारे ही पेशेंट का ये काम है तो ये करके, तो ये कम्युनिकेशन भी क्या करनी होती है, एक बिल्डर को करनी होती है, ठीक है। तो अब बताएं जरा मेडिकल बिलिंग कैसी लग रही है। मुझे तो आसान लग रही है। आसान नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। यस। सब चीजें आसान होती हैं। यस, बट यू हैव टू इंटरेस्ट इन इट। इंटरेस्ट ले रहे हैं तो सभी क्लासेस ले रहे हैं ना। अच्छा, कल हमने देखा था यस। थोड़ा सा हिप्पा को। हिप्पा क्या था बेसिकली, आपको बता देती हूँ अहमद, आपकी मिस की क्लास। हिप्पा बेसिकली था एक एक्ट है, लॉ है, ठीक है। जितनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, तो वो उस इस लॉ के अंदर काम करती है। ये लॉ कैसा है कि लॉ के अंदर कौन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कौन लोग हम बेसिकली काम कर रहे हैं, बिलिंग कंपनी कर रही है, डॉक्टर कर रहा है, इंश्योरेंस कर रही है, ऐसे ही है ना। अब इन लोगों ने क्या करना होता है, इन लोगों ने मेक श्योर करना होता है कि जितनी भी उसकी है पेशेंट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हम पीएचआई कहते हैं, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। पीएचआई जो है वो सेफ है, डिस्क्लोज है, ठीक है। यूएस में
जो कॉन्सेप्ट है ना पेशेंट की, जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसका, वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ बीमार होते हैं तो कोई भी बंदा नया जो हमारे घर में पेशेंट को देखने आता है, फौरन उसके सामने हम रिपोर्टें करते हैं, वो डॉक्टर है या नहीं, मेरी रिपोर्टें पढ़ लो, ये आया, टेस्ट ये आया, एक्सरे तो हम यूं यूं करके टॉर्च से लगा लगा के देखते हैं। किसी बंदे को स्टिचेस लगे हुए हों तो हम कहते हैं कि भाई देखो जरा, आंटी को दिखाओ जरा कितने ज्यादा स्टिचेस लगे हैं तुम्हारे, ऑपरेशन कितना बड़ा है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर कोई भी बंदा अपने पेरेंट्स को भी एथराइज नहीं कर रहा है कि उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसको बताई जाए तो नहीं बताई, ठीक है, ये इतनी सीक्रेट है, ठीक है। तो अब हिप्पा का जो लॉ बना है 1996 में,